नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान में पाया जाने वाला खेजड़ी नामक वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का वह क्या है, राजकीय वृक्ष है और वह राजस्थान के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी रामायण से, प्रभु श्री राम से कैसी उसकी गाथाएं जुड़ी हुई हैं और कैसे महाभारत से जुड़ा है, इन सब का चर्चा करेंगे। और वह हमारे पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है और उसकी वजह से होने से जो राजस्थान की मरुभूमि है वह कैसे फर्टिलिटी सॉइल में बदलती है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख रूप से पौधा है जिसका नाम है खेजड़ी। इसको अन्य अन्य जगहों पर, अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको समी नाम के पौधे से भी जाना जाता है। अब ये देखो, इसके बारे में बताते हैं। रेगिस्तान का इसे राजा कहा जाता है और थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। तो ये लोग, ये प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी वृक्ष को कहते हैं। अब दूसरी इसकी क्या अद्भुत विशेषता है, विषम परिस्थितियों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर गर्मी पड़ रही है तो भी यह पौधा जो है, पेड़ जो है, हरा भरा रहता है। अब क्या होता है अभी आपको सब कुछ बताएंगे। अब अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, ओस बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो भी यह क्या करता है, पौधा हरा भरा रहता है, जीवित रहता है। अगली इसकी पहचान क्या है, सदियों से थार की पारिस्थितिकी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। अगला पॉइंट है, आज हरित ऊर्जा के विकास के नाम पर अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। तो जैसे देखो, भारत सरकार जो है, अपने भारत के बड़े उद्योगपति अडानी जी हैं, उनको वह भूमि क्या है, राजस्थान की इतनी बड़ी भूमि सौंप दी है जहां पर ये खेजड़ी के पौधे पर्याप्त मात्रा में हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल बिछाएंगे तो इस सारे पेड़ों को काट रहे हैं। इसी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, इसे क्यों नहीं काटना चाहिए। सोलर पैनल अन्य राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही है, वहां पर बिछाया जाए और इन पौधों को बचा लिया जाए। क्यों? क्योंकि यह विश्नोई समाज है, उसके लिए यह धार्मिकता से जुड़ा हुआ है और वहां के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन दाता के रूप में जाना जाता है। अब आपके आपको समझाते हैं। यहां पर देखो, एक वृक्ष जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, इसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। किसकी? खेजड़ी वृक्ष की, जिसे समी का वृक्ष भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान में इसे खेजड़ी या खेजड़ों के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे गुजरात में इसको हम खेजड़ों के नाम से जानते हैं। यूएई एक देश है जहां पर इसे गफ के नाम से जाना जाता है और यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, यही वृक्ष है। अब यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में इसे जांटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? प्रोसोपिस और सिनेरेरिया। कुल इसका कौन सा है? फैमिली कुल इसका है दलहन कुल का है। राज्य वृक्ष या राजस्थान और तेलंगाना का क्या है? राज्य वृक्ष है। इन सारों को याद कर लो। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि पौराणिक संदर्भ विजय और शक्ति का प्रतीक समी का वृक्ष क्यों कहा जाता है, यानी खेजड़ी के वृक्ष को। अब यहां पर सबसे पहले महाभारत से इसकी गाथा यानी कथा कैसे जुड़ी हुई है, इस चीज को समझो। पांडवों ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र समी के वृक्ष में छिपाए थे। ये देखो, समी का वृक्ष है, इसमें पांडव जो है तो वो वृक्ष में खोखला इस तरह से हो जाता है, तो खोखला था, उसी में ये लोग अपना अस्त्र शस्त्र छुपा दिए थे। क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि पांडवों का अस्त्र शस्त्र अगर कोई देखता तो पहचान जाता कि यहाँ पर पांडव हैं। पांडवों को एक साल ऐसा बिताना था कि जिसे कोई उनको पहचान ना सके, इसीलिए ये लोग अपना क्या किए, अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष में छिपा दिए कि और बोले कि भाई हमारे अस्त्रों और शस्त्रों को छिपा कर रखना, और इस वृक्ष के ऊपर एक 100 जैसी आकृति टांग दिए थे जिससे लोग देखें तो डरे, इस किसके पास ना है, इस वृक्ष के पास। समझ में आया बात? और यहां पर क्या हुआ था, विजयदशमी यानी दशहरा पर समी की पूजा की परंपरा है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब यहां पर हम लोगों ने महाभारत में क्या कैसे समी जुड़ा हुआ है इसको हमने जाना। अब बढ़ते हैं कि रामायण से ये कैसे जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय से पूर्व समी वृक्ष की पूजा कर विजय का आशीर्वाद मांगा था। अब इसमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति रही होंगी, तभी तो प्रभु श्री राम इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं इस वृक्ष से, वरना कौन आशीर्वाद लेगा बताओ। तो ये देखो, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब यह इसके बारे में अब हम लोग आगे जानेंगे कि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है और राजस्थान के लिए क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह राजस्थान से हटा दिया जाएगा
तो राजस्थान की जो आपकी खेती करने योग्य भूमि है उसको भी क्या कर देगा, मरुभूमि में तब्दील हो जाएगी अगर इस वृक्ष को काट के वहां से हटा देंगे तब। अब यहां पर हम लोग समझते हैं खेजड़ी बलिदान 1730 ईस्वी में विश्व का प्रथम चिपको आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। वैसे तो चिपको आंदोलन 1973 में दिखाया जाता है कि 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। इसके नेता जो थे उत्तराखंड में हुआ था, तो इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी को जाना जाता है। लेकिन इससे भी पहले चिपको आंदोलन हुआ था जिसका नामो निशान कहीं जल्दी मिलता नहीं है, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, कब मिलेगा अभी आपको बताता हूं। विश्व का यह प्रथम चिपको आंदोलन था। अब यह 363 लोग मारे गए थे सिर्फ और सिर्फ इसी खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, और यह किस समाज के थे, विश्नोई समाज के लोग थे। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। महाराजा अभय सिंह थे जो कि जोधपुर के राजा थे, राज करते थे। उनको क्या करना था, एक महल बनवाना था, फूल महल। अब फूल महल जब बनवा दिए थे तो उसको रंगाई पुताई के लिए चूने को गर्म करते, इसके बाद पेंट वेंट करते। तो वो बोले अपने मंत्रियों से और सिपाहियों से, जाओ उन वनों को काट के लेके चले आओ, यानी जो पेड़ है खेजड़ी के वृक्ष उन्हीं से पका दिया जाएगा। तो वो क्या किया, उनके सैनिक आ गए, तो ये जो पेड़ है इसको काटने के लिए थे। एक अमृता देवी विश्नोई समाज की एक औरत थी, वह क्या की इस पेड़ को पकड़ के लिपट ली, कि बोला कि मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगी। विश्नोई समाज की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, अभी बताता हूं क्यों ये लोग पकड़ लिए। अन्य पेड़ को काटते तो ये लोग छोड़ भी देते, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष को जब वो लोग काटने आए तो ये लोग पकड़ लिए, यानी पेड़ को, कि अब पेड़ को तभी काट पाओगे जब तुम मेरा गला काट दोगे। तो ये इतने क्रूर सैनिक थे कि इन्होंने इनका गला इस तरह से कट कर दिया। इसके बाद जब ये वहीं पे गिर गई धड़ से, तो इनकी 3 बेटियां थी, वो जब देखी कि मम्मी इस तरह से मार दी गई, वो भी वृक्षों को पकड़ के चिपक ली, ये लोग उनको भी मार दिए। ये खबर बिश्नोई समाज में बहुत तेजी से फैल गई। लोग क्या किए, इन सैनिकों से लड़ने लगे, युद्ध करने लगे और वृक्षों को पकड़ने लग गए। तो ये लोग सबको मारे, इसी तरह से कुल 363 लोगों को मारे, जिसमें से बलिदान देने वाले पुरुष भी थे, महिला भी थे और बच्चा भी थे। और जब यह समाचार अभय सिंह जी को पता चला कि इस तरह से वृक्षों को वो लोग बचा रहे हैं, काटना नहीं देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बहुत प्रभावित हो गए कि वृक्ष को बचाने के लिए लोग अपना जान दे रहे हैं। तब महाराजा जी ने अंतिम आदेश दिया कि वृक्ष का संरक्षण किया जाए, एक पत्र भेजे। अब ये क्यों ये लोग वृक्ष को बचा रहे थे, उसका तो धार्मिक महत्व समझिए। इसके बाद आपको पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। इनके जो विश्नोई समाज के प्रमुख नेता थे, जिनको बोला जाता है विश्नोई समाज के संस्थापक, उनका नाम था गुरु जम्भेश्वर, जिनको जम्भोजी कहते थे। उनका मानना था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ते जाड़। इसका मतलब है यदि सिर कटने के बाद भी खेजड़ी का पेड़ बच जाए तो इससे सस्ता सौदा समझना चाहिए। अगर मान लो खेजड़ी का कोई वृक्ष काट रहा है, उसको तुम कटने से बचा रहे हो और तुम्हारा सिर कट जाए, यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो वह मृत्यु एक सस्ता सौदा है इसको बचाने के लिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको कटने नहीं देते। इनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, इसकी ये लोग पूजा भी करते हैं। अब आपको आगे समझाते हैं। भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित कर दिया इसी को देखते हुए। लेकिन यह लोग मनाते तो हैं 11 सितंबर को वन शहीद दिवस, लेकिन अगले ही दिन क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। अब बताओ, अगर इतने लोग बलिदान दे चुके हैं, तुम फिर से वृक्ष को काटने का आदेश दियो, वहां पे सोलर पैनल लगाया जाएगा, आधुनिक भारत बना रहे हो, ऐसे बलिदानों का क्या महत्व रह जाएगा बताओ। अरे जहां पर भूमि खाली है, जहां पे बंजर भूमियां है, कुछ भी नहीं है, वहां पे सोलर पैनल लगाओ अपना। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो वृक्ष है वह पारिस्थितिकी का इंजीनियर कैसे है, खेजड़ी का वैज्ञानिक चमत्कार क्या होता है। ये जो खेजड़ी का पौधा है, अगर मान लो नीचे से इतना पानी का लेवल खत्म हो जाता है, तो ये अपनी जड़ों को और नीचे तक लेके जाता है और यहाँ से क्या करता है, पानी को ऊपर लेके आता है। जब ऊपर लेके आता है कि इसके आसपास की जो सतह रहती है ऊपर की, उसमें नमी बनी रहती है। जब नमी रहेगी तो घास पौधे छोटे छोटे आपस में उगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो मरुस्थलीकरण ज्यादा होता है वह नहीं हो पाता है, यानी धूल बालू फैल नहीं पाती है। तो जब बालू फैल नहीं पाएगी, उर्वरकता वहां पे रहेगी, तो वहां पर तुम खेती कर सकते हो। इसी तरह से इसके आसपास बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष अगर हैं,
अगर मान लो इधर से मरुस्थली एरिया है और इधर क्या है आपका उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ की जो रेतें हैं इनको आने से बचाता है, और जो छोटी छोटी घासें होती हैं वो भी क्या होती हैं, रेत को बढ़ने नहीं देती हैं। इससे क्या होता है, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती है और हम खेती करके अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन जब आप इन पेड़ों को काट दोगे, जो जहां राजस्थान में सारे के सारे पेड़ सूख जाते हैं, वैसे मैदानी क्षेत्रों में अगर बारिश ना हो जाए पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वहां पर ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसी तरह से हरा भरा रहता है। तो भाई इसको क्यों काट रहे हो? अब यहाँ पर लिखा है कि इसकी गहरी जड़ें पाताल से पानी खींचकर सूखे में भी हरा भरा रहती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाकर उसे उपजाऊ बनाता है। वैसे भी राजस्थान में बालुई क्षेत्र है तो वहां पर कुछ उपजाऊ मिट्टी नहीं है, खेती होती नहीं हो पाती अच्छे से। अब ये ही सारे पौधे हैं जो वहां की मिट्टियों को उपजाऊ बना रहे हैं, तुम उन्हीं को काट दोगे तो भाई कहां से उपजाऊ बनेगा। अगला है मृदा सुधारक, पत्तियों से मिट्टी में ह्यूमस बढ़ता है जिससे मरुस्थलीकरण रुकता है। यही एकमात्र ऐसा पौधा है राजस्थान में, इसीलिए लोग इसको बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, चक्का जाम कर दे रहे हैं। लेकिन सरकार को समझना चाहिए। अब ये देखो लिखा है कृषि वानिकी की रीढ़ कैसे है, खेजड़ी का प्रभाव। अब देखो ऐसा एरिया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष नहीं है वहां पे फसलें उगाओगे तो राजस्थान में इतना ज्यादा गर्मी रहती है कि वह धूप से सब सूख जाते हैं क्योंकि नीचे नमी रहता नहीं है। लेकिन जहां पर खेजड़ी के वृक्ष इस तरह से रहते हैं वहां पे तुम फसलों को लगाओगे तो वह हरी भरी और पोषक युक्त होती हैं। उनके अनाज जो होते हैं उनमें पोषकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से तो पानी लाता है तो ऊपर की मिट्टी में नमी बना रहता है, और जो ऊपर से बहुत ज्यादा धूप आती है उसको ये वृक्ष बचाते हैं, फसलों को मार नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए वहां पर फसल आराम से उगाए जा सकते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर गर्मियों में झुलसने वाली धूप और सर्दियों में पालों से क्या रक्षा करता है फसलों का। गहरी जड़ें फसलों में पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा ही नहीं करती है, मिट्टी में नमी और उर्वरकता को बढ़ाता है। समझ में आया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये? आगे हम लोग समझते हैं। मरुस्थल का खजाना और सांगरी और लूम क्या है, इस चीज को बताते हैं। लूम किसे कहते हैं? जो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम लोग लूम कहते हैं। और सांगरी किसे कहते हैं? सांगरी जो आपका क्या कहते हैं, समी का वृक्ष है उसमें जो फलियां लगती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को सांगरी बोला जाता है। सांगरी का मेवा, अब यह देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पोषक तत्व जो है 9 से 14% फाइबर कैल्शियम का भंडार पाया जाता है। और जब मार्केट में इसे तोड़कर बेचने लेके जाओगे तो 500 से 1200 प्रति किलो तक बिकता है, इतना महंगा बिकता है। अब अगर इसी तरह से बहुत सारे समी के वृक्ष लगे हुए हैं उनमें ऐसी फलियां हैं तो लोग इसका तोड़कर जब मार्केट में बेचते हैं तो उससे कुछ धन अर्जन कर रहे हैं कि नहीं? उससे उनका आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होता है, जीने खाने लायक रह जाते हैं, अच्छे से अपना रहन सहन ठीक कर सकते हैं सिर्फ इस वृक्ष के बदौलत। अब लूम क्या काम करता है? जहां पर राजस्थान में पेड़ पौधे सूखे रहते हैं, जानवरों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वहां पर देखो लूम क्या काम करता है। 12 से 18% क्रूड प्रोटीन दुधारू पशुओं के लिए उत्तम महत्व देता है। और महत्व क्या है? सूखे के समय में भी उपलब्ध एक मात्र पौष्टिक चारा है। अब जैसे देखो ये बकरी क्या कर रही है, इसके पत्तियों को खा रही है। इसी तरह से राजस्थान में जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट पाया जाता है, अन्य जो पशु हैं इसकी पत्तियों को खाकर क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। क्यों? जब कुछ पेड़े पौधा नहीं तो क्या खाएगा? इसी को खाता है और ये हरा भरा रहता है। बस समझ में गया? और जो अब इसकी पत्तियों को ये लोग खाते हैं तो दूध भी बहुत पौष्टिकता से युक्त देते हैं। बातें समझ में गई? और ये जानवरों के लिए भी लाभदायक है, मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है, और वहां की पारिस्थितिकी तंत्र के भी लिए लाभदायक है, जो कि मरुस्थलीकरण होने से रोकता है ये पौधा, ये पेड़। समझ में आया बात? अब यहाँ पर देखो मरुस्थल का औषधालय खेजड़ी के औषधि गुण क्या है। अब यह लोगों को क्या औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में काम करता है खेजड़ी का पौधा। कैसे, जरा ध्यान दो। अगर खेजड़ी की जो छाल होती है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो भी चीज आपको दिखाई देता है उसी को छाल बोलते हैं। जैसे हम लोग ये अब मेरा शरीर है, हम लोग जो कपड़ा पहने ये छाल है। शेर बाघ के ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको छाल बोलते हैं। समझ में आया? इसी तरह से ये जो पेड़ का जो चमड़ी है, ऊपरी वाला हिस्सा है, इसी को छाल बोला जाता है। अब मुझे क्या काम करना है, यहां से खींच के मैं निकाल लूंगा इसका चमड़ी यानी छाल। समझ में आया?
और वो क्या काम करता है भाई साहब, वो औषधि के रूप में काम करता है। कैसे, जरा ध्यान दो। इसकी छाल से जो है अस्थमा, गठिया जैसे रोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं। इसका उपयोग उसमें किया जाता है, खिचड़ी के वृक्ष के क्या कहते हैं, छाल को। आगे देखो क्या है, इसके फूल से, यानी जो खेजड़ी के वृक्ष में ये जो फूल इस तरह से लगता है, फलियां नहीं फूल, फूल जो है गर्भपात को रोकने में सहायता करता है। जो औरतें क्या होती हैं, प्रेग्नेंट रहती हैं, उनके गर्भपात को रोकने में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोच लो। पत्तियां इसके क्या करती हैं, त्वचा संक्रमण और फेफड़ों में और फुंसियों पर लेप लगा दिया जाए तो ठीक होने लग जाते हैं। इतना ज्यादा ये क्या है, औषधि युक्त चीज है पौधा। अब इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सरकार जो है, जो राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों को बंजर बताकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप क्यों दे रही है। अब जरा ध्यान दो, आधुनिक संघर्ष हो रहा है, हरित ऊर्जा बनाम हरित आवरण हो रहा है। यहां पर देखो क्या है, ऐसे राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर खेजड़ी के वृक्ष पाए जा रहे हैं, इनको क्या उद्योगपतियों को दे दिया जा रहा है कि आप इतने बड़े बड़े सोलर पैनल प्लांट वहां पे लगाओ जिससे ऊर्जा उत्पादित की जा सके, बिजली उत्पादन किया जा सके। लोग क्या कर रहे हैं, इन वृक्षों को इस तरह से काट कूट दे रहे हैं। इनका गोल क्या है, भारत का 2030 तक का 500 GW अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। ठीक है, विशाल सोलर पार्क के लिए हजारों एकड़ भूमि को बंजर मानकर समतल किया जा रहा है। समझ में आया। इस प्रक्रिया में लाखों खेजड़ी के पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सबूत मिटाने के लिए पेड़ों को जमीन में गड्ढा खोद दिया जा रहा है, उसी में पेड़ों को डाल दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर तो वृक्ष है ही नहीं। लोग क्योंकि विरोध कर रहे हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं। और नियम है, पर्यावरण संरक्षण नियम कहता है आप किसी भी जंगल को नहीं काट सकते, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। आप वृक्ष को नहीं काट सकते। अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो उसका तिगुना आपको वृक्ष को लगाना है कहीं पे भी। समझ में आई बात। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर यह बंजर नहीं है, उसको जबरन सरकार को बंजर नहीं बताना चाहिए। वहां पर पेड़ पौधे हैं, पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल है, तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। ऐसी जगहों पर ये सब अपने प्रोजेक्ट लगवाइए जहां पर क्या कहते हैं जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, मरुस्थलीकरण है। वैसे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर मरुस्थलीकरण है। अगर तुम इन सोलर पैनलों को मान लो लगवा भी रहे हो तो इन पेड़ों को मत काटो। आप बड़े बड़े जैसे क्या कहते हैं आप लोग गांव में देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे लगे रहते हैं। आप उतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, उसका अगर आधा भी ऊंचाई का खंभा लगाकर इन सोलर पैनलों को ऊपर लगाओ, बीच बीच में जगह दो जिससे ये सारे पेड़ सुरक्षित रहे, तो भी आप ये सब काम कर लो। इस तरीके से जरूरी है पेड़ों को काटा जाए तो कुछ आप सहयोग करो। वहां की जनता आपका सहयोग करेगी ही, जरूर करेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं करे। अब यहाँ पर ओरण भूमि का संकट क्या है, ओरण भूमि क्या होता है, इस चीज को जरा समझो। व्हाट आर ओरन्स? लोक देवताओं को समर्पित सामुदायिक भूमि जहां पेड़ काटना वर्जित है। ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स हैं। देखो आपकी ओरण भूमि वो होती है जो सौंप दी जाती है। वहां पर अगर मान लो मंदिर है या ऐसे धार्मिक पेड़ पौधे हैं, उनको आप नहीं काट सकते। लेकिन तब पर भी क्या कर रही है सरकार, सौंप दे रही है, भैया लो लेके जाके काटो। यही सब पॉइंट पकड़कर लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का कि आप हमारे मानवाधिकारों का जो मेरा अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हो। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, राजस्व रिकॉर्ड में ओरण को बंजर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। जब बंजर भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा तो जितने लोग विरोध कर रहे हैं उसका सुनवाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार जनता का साथ नहीं दे रही है, सरकार उद्योगपतियों का साथ दे रही है। तो कहां से बचेगा जंगल उंगल, कहां से वहां के रहने वाले लोग जो खेजड़ी से अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, उसके क्या कहते हैं फलियों को बेच रहे हैं। जब वही नहीं रहेगा और उसी से उनके पशु क्या पत्तियों को खाकर दूध दे रहे हैं, जब वो सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो क्या खाक कुछ खिलाएंगे। तो इसी तरह से बेरोजगारी आएगी, इसी तरह से मंदी आएगी। अब उनको आप भेजोगे कंपनियों में काम करने के लिए, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहां से काम कर पाएगा बताओ। अब यहाँ पर देखो क्या है, सरकार इन पवित्र भूमियों को सौर ऊर्जा कंपनियों को आवंटित कर रही है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो सरकार जो होती है जहां पर उसको कुछ काम कराना रहता है, इसी तरह से बंजर भूमि बताकर वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो भूमि दान में दे देती है। समझ में आया कि नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक एक रुपए में 10-10 किलोमीटर में फैली हुई जमीन को सरकार उद्योगपतियों को दे देती है। लो
अब यहाँ पर देखो क्या किया रहा है, कानूनी और सामाजिक लड़ाई, विरासत बचाओ का संघर्ष चल रहा है। एनजीटी जिसका नाम है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या काम करती है, एनजीटी का हस्तक्षेप इसमें आ रहा है, ने अवैध कटाई पर संज्ञान लिया है, 1000 प्रति पेड़ का जुर्माना को बेहद कम बताया है। इसके बाद एनजीटी का आदेश क्या है, कंपनियों को 100 गुना 10 गुना वृक्षारोपण करने और भारी मुआवजा देने का आदेश है। फिर इसके बाद 2023-2025 में क्या जन आंदोलन किया जा रहा है, विश्नोई टाइगर फोर्स है एक, और ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने दिए जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, लेकिन कहां सरकार सुन रही है। कानूनी पहल क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा जुर्माना बढ़ाने और पेड़ों के अनिवार्य प्रत्यारोपण के लिए कानूनी संशोधन की पहल की है। अरे तुम ये सब करने से अच्छा उस कानून को ये बोलो कि भैया यहाँ के पेड़ नहीं कटने चाहिए, मैं राजस्थान का क्या हूँ, सीएम हूँ, मैं नहीं कटने दे सकता, पेड़ कटेगी ही नहीं। अब तुम उसमें बस संशोधन लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हो। ये सब पागल नहीं है, सब लोग समझदार है, इसीलिए विरोध कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं। आप उद्योगपतियों को भूमि दे देते हो, किसके चक्कर में, उनसे पैसा मोटी रकम मिलेगी, वही पैसा का आप लोग चुनाव में खर्चा करोगे, तभी तो जीत पाओगे। अगर बिहार में एक विपिन यादव सर जी थे, वो क्या विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ कि वो शालीनता व सीधा से लड़ने लगे। उनके पास फोन आता था, मास्टर साहब दरुइया का इंतजाम कर दीजिए, कुछ पैसा खर्चा कर दीजिए, वो करबे नहीं किए, चुनाव हार गए, जबकि वो मुखिया जीत चुके थे, गांव के मुखिया थे, प्रधान थे। अब अगर वही दारू वारू बांट देते तो वो भी जीत जाते। तो नेता लोग यही सब पैसा इकट्ठा करके 10-10 हजार रुपया बांट देते हैं, दारू वारू मुर्गा बांट देते हैं, जीत जाता है चुनाव। समझ में आया। अगर ये सब करे नहीं तो जितबे नहीं करे, एक एक दिन में लोग बिक जाते हैं पैसे के लिए, फिर उसके बाद 5 साल झेलो। अब देखो इस प्रोजेक्ट में भविष्य की राह भी दिखाई देती है, विकास और पर्यावरण में संतुलन भी बनाया जा सकता है। कैसे, इस चीज को जरा समझो। ओरल भूमि को तत्काल संरक्षित वन घोषित किया जाना चाहिए, बंजर भूमि की परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जब मन में आए तब आप उस जमीन को तुम बंजर घोषित कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, सामुदायिक भागीदारी कैसी होगी। किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले स्थानीय ग्राम सभा और विश्नोई समाज की सहमति अनिवार्य है। जब सहमति रहेगा तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा और तुम अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या दिखाया जा रहा है, जैसे ये देखो गांव छोटा सा बसा है, नीचे हरा भरा पूरा धरती है, ये क्या है आपका खेजड़ी का वृक्ष है, पशु क्या चल रहे हैं। तुम जो सोलर पैनल अपना लगवा रहे हो, जैसे यहाँ पर इतना ऊंचाई तक पिलर दे के खंभा कर दो और ऊपर सोलर पैनल लगवा दो, फिर बीच में थोड़ा सा जगह दे के इसी तरह से सोलर पैनल आप कम से 10 किलोमीटर में फैला दो, जितना तुम्हारा फैलाने का औकात है। लोगों को ऊर्जा भी मिलेगी और विकास भी होगा और पेड़ भी बचा रहेगा और वहां का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। और खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जो पशुओं को भी जीवित रखेगा, मनुष्यों को भी जीवित रहेगा, और जो भूमि है उसको मरुभूमि न बनाकर उसको फर्टाइल भूमि में कन्वर्ट कर देगा। और यह जो खेजड़ी का वृक्ष है लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, लोग पूजा भी करते हैं इसका, और यह लोगों को चिकित्सा में भी सहायक होता है। तो इसको बचाया जाए। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, सौर पैनलों को ऊंचा लगाकर पेड़ों और खेती के साथ अस्तित्व संबंध बनाया जाए, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है। वहां के लोग यही चाहते हैं। इस सख्त दंड प्रावधान हो, जो पेड़ों को काटे उसे सख्त से दंड किया जाए, यानी जो नियम है उसके तहत उसे दंडित किया जाए, कानून में ढीलापन ना हो। चलो आगे आपको समझाते हैं। निष्कर्ष और मुख्य बातें क्या है, जरा ध्यान दो। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि थार की आत्मा और संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। अगर तुम खेजड़ी के वृक्षों को काट दोगे तो कैसे हम लोग जानेंगे कि खेजड़ी किन किन कथाओं, किन किन संस्कृतियों और किन किन संबंधों से जुड़ा हुआ है। और आप अगर उसे काटोगे तो प्राकृतिक असंतुलनता तो जरूर रहेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि वही एकमात्र पौधा है जो उसको थोड़ा संतुलन बना के रखता हुआ है। हरित ऊर्जा का विकास आवश्यक है, लेकिन स्थानीय पारिस्थितिकी और सदियों की विरासत की कीमत पर भी ध्यान दो। ये नहीं कि उसे तहस नहस कर दें, ठीक है। अमृता देवी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा के लिए समाज की जागरूकता और भागीदारी सबसे बड़ा हथियार है। वो जो 363 लोग बलिदान दिए हैं उसका तो थोड़ा सा सम्मान करो। इतना भी ज्यादा ये मत बन जाओ हिटलर और क्या कहते हैं अंग्रेजों की तरह कि पूरा जो मन में आए तहस नहस करते चले जाओ। लोग कितना भी धरना प्रदर्शन करें फर्क ही नहीं पड़ने वाला है।
थोड़ा जब हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है तो यार थोड़ा जो हिंदू धर्म में जो लोग हैं जो जिन चीज़ों को मानते हैं उनका तो थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं कि बस जो हमारे मन में है वही हम करें, वही हिंदुत्व है। भाई जो और लोग हैं वो लोग भी धर्म में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने स्तर पर, उनका भी थोड़ा ध्यान दो। वरना जैसे आज बहुत सारे हिंदू में ऐसे लोग थे जो एससी में आते हैं, धर्मांतरण कर लिए हैं, यानी धर्म को चेंज कर दिए, परेशान होकर वो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। तो ऐसे ऐसे जब कांड करोगे तो क्या होगा, ऐसा काम किया जाए कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं प्रभावित होकर हिंदू धर्म में चलाएं। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न और सुझाव रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।